डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल मूवमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। इसको मूवमेंट ऑफ ए फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। इस आर्टिकल से पहले कुछ आर्टिकल्स हैं पेज नंबर 9 और 10 के अंदर, जैसे आपने पहले सेकंड यूनिट के प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, और इनके बीच में रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ये ऑलरेडी हो चुके हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। तो पेज नंबर 9 और 10 में ये आर्टिकल्स हैं जो आपने खुद करने हैं। अब हम स्टार्ट करें टॉर्क से। अब देखिए, टॉर्क के केस में हम यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स दिखा रहे हैं। सबसे पहला डायग्राम तो एक ये है, 2 फोर्सेस हैं, एक लाइन पर लग रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है। अनदर डायग्राम आपको दिखाई देगा इस तरीके का। पहले तो हम आपको ये टॉर्क के बारे में बताते हैं। 2 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो, एक्टिंग इन सेम लाइन और सेम पॉइंट। एक लाइन कह लो या एक सेम पॉइंट पर ये दोनों फोर्स अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। क्लियर। यदि ऐसा ना हो, नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन और पॉइंट, सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रहे हैं और सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे ये दोनों फोर्स तो सेम पॉइंट पर या सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। यदि वो 2 फोर्स इक्वल और अपोजिट हों लेकिन नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन और पॉइंट, कभी भी विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, वो कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए ऐसे, लाइक दिस, ये लाइन है रेडियस आर, ये फोर्स हो गया एफ। ये फोर्स ये एक लाइन पर एक्ट कर नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, फॉर्म से कपल, ये कभी भी एक दूसरे को इस तरह की पोजीशन होगी कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक जोड़ा बनाएंगे, कपल बनाएंगे। और जब इस तरह की कंडीशंस होती है तो बेटा हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क भी अपने आप में फोर्स ही है, लेकिन टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। ये जो आर्म है और ये जो फोर्स लग रहे हैं, आइदर फोर्स, एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस आर्म ऑफ कपल। तो आपको याद रखना, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। तो टॉर्क को हम इस तरह से, जो अम्ब्रेला होती है उस तरह के सिंबल से दिखाते हैं, इस तरीके से। फोर्स, ये आर्म ऑफ कपल क्या होगी, आर, और फोर्स क्या हो गया, एफ। इस तरीके से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे तो इसका L1 होता है रेडियस का, फोर्स का क्या होता है बेटा, M1 L1 T-2, आपको पहले भी बताया हुआ है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, याद रखना, M1 L2 T-2, याद रखना। अच्छा, अब इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ये क्या होगी, आर्म, तो फोर्स आपका इस तरीके से लगेगा, जब इधर जाएगा इस तरीके से लगेगा। सिंपली आप यूं भी कह सकते हैं, जब भी कोई बॉडी रोटेशन करती है किसी एक्सिस के चारों तरफ, जैसे हमारा फैन एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क किसके इक्वल होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, ये वाली आर्म ऑफ कपल। ओके। ड्यू टू दिस टॉर्क, टर्निंग और रोटेटिंग इफेक्टिव प्रोड्यूस, इस टॉर्क की वजह से ही कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, याद रखना। अब आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सीधी डेफिनेशन याद रखनी है, टॉर्क इक्वल टू एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। अब देखिए, सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, तो आपको याद रखना, जब कभी भी कोई बाहर से फोर्स लगता है उसकी टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट कराने की, इट इज़ सेड टू एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द बॉडी। तो आपको याद रखना है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है भारी फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है।
और यदि स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वो लीनियर फोर्स होता है एफ। टॉर्क इज मेजर्ड बाय द, अब इसकी डेफिनेशन है, मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये जो डिस्टेंस है और ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स लग रहा है, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए अब दोबारा रिपीट करेंगे इस डेफिनेशन को। टॉर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, जो अभी आपको डायग्राम में दिखाई थी, ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो आपने देखा था सर्कल के केस में किसके इक्वल है, रेडियस के, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, ये क्या है, एक्सिस सेंटर वाला, ये क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है डिस्टेंस, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस लाइन पर फोर्स लग रहा है जो फैन को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आपको याद रखना है बेटा ये कि टॉर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको इस तरह के सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। सीजे क्या हो जाएगी, अपने आप निकाल सकते हो, डाइन सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे टॉर्क का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की टर्म्स में। जैसे आपने पढ़ा था, जैसे हम निकालते थे आर वेक्टर होता था, इस तरीके से लिखते थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप। इनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। फ्रॉम रोटेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। अब यहाँ प्लेन की बात है तो यहाँ इसका मतलब क्या, जब भी प्लेन होगा, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, आइदर एक्स और वाई, या वाई और जेड लेंगे, या जेड और एक्स लेंगे। प्लेन में हमेशा दो ही कोऑर्डिनेट लेंगे, या तो एक्स वाई, या वाई जेड, या जेड एक्स। अब आप देखिए ये कोई बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पर एक पार्टिकल है पी पर। पहले इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ था, एक्स एक्सिस पर था। एक्स एक्सिस से वो मूव कर कर पी पॉइंट पर आ गया इस तरीके से। उसने मेकिंग एन एंगल थीटा, कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा एंगल। ये पी पॉइंट पर है, ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। इस पर इस तरीके से एक बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है, अपने आप तो कोई मूव नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, जिससे ये बॉडी मूव कर रही है, कहाँ आ गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, मेकिंग एन एंगल थीटा। उसके बाद भी हमने यहाँ पर जो टाइम लगा, हमने सपोज कर लिया यहाँ पर जो पी पॉइंट पर बॉडी आई है, जब टाइम क्या है टी, क्यू पर पहुँचते ही उसका टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस डी टी, यानी पी से क्यू तक आने में उसको टाइम कितना लगा बेटा, डी टी। कितना टाइम लगा, डी टी। ये थोड़ा एक्सप्रेशन ध्यान से सुनना कि पहले पार्टिकल एक्स एक्सिस पर था, पी पॉइंट पर आया, पोजीशन वेक्टर हमने क्या सपोज कर लिया, आर, मेकिंग एन एंगल थीटा। इसके बाद हम बॉडी को एकदम नहीं रोटेट करा रहे हैं, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, हम पी से क्यू पॉइंट पर ले गए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी आर। क्लियर, फोर्स है एफ, इसको रिजोल्व कर दो टू कंपोनेंट्स में, एफ एक्स और एफ वाई में। ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट हुई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी रिजोल्व कर देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस तरीके से। अब ये यहाँ से यहाँ आ गई क्यू पॉइंट पर, हमने सपोज कर लिया मेकिंग एन एंगल स्मॉल डी थीटा। कितना एंगल बनाया है इसने, डी थीटा। अब आप देखिए कि ये ट्रायंगल बन गया ओ पी क्यू। कैसा ट्रायंगल बन गया, ओ पी क्यू। अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो ट्रायंगल का साइड है और ये वाला साइड है, दोनों का ऑर्डर, बॉडी कहाँ जा रही है, पी से क्यू की तरफ ऊपर। अब देखिए ट्रायंगल में बताया था टू साइड्स का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, थर्ड साइड का ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट होता है।
तो जो थर्ड साइड होती है, जो टू साइड्स हैं उनके सम के बराबर होता है। आपने पढ़ा है ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है, ओ पी क्यू। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ पी प्लस पी क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, ओ क्यू। क्लियर है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब ओ पी किसके इक्वल है, आर के, पी क्यू किसके इक्वल है, डी आर के। तो हमारा जो ओ क्यू है बेटा वो किसके इक्वल आ गया, आर प्लस डी आर के। तो आपको याद रखना है। अब हमने सपोज कर लिया कि बॉडी को हम एकदम ना ले जाकर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि हम स्मॉल धीरे धीरे लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से। आपको एक बार बताना चाहेंगे, एफ इंटू डी आर। तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा बेटा। देखिए मैं एक बार अब थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं इसको। तो वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू आर। यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने दिखाया पी से क्यू, डी आर है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट डी आर। तो अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट डी आर। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनको रिजोल्व कर दीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप। डी आर किस में हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप। अब यहाँ पुट कर दीजिए एफ और डी की वैल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू ये यहाँ पर, डी आर की वैल्यू यहाँ पर, दोनों को पुट कर दिया। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इससे इन दोनों को, इससे इन दोनों को, तो 4 टर्म्स आएंगी। 4 टर्म्स में 2 टर्म्स में तो आपका आई डॉट आई, जे डॉट जे होगा। ये आई डॉट आई और जे डॉट जे हमेशा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और 2 प्रोडक्ट्स आएंगी, आई डॉट जे, जे डॉट आई। आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट डिफरेंट की हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए ये डिफरेंट वाले क्या होते हैं, 0। तो इनमें से 2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, 2 टर्म्स बचेंगे, और जो बचेंगी वो कौन सी होंगी, आई आई वाली, जे जे वाली। तो ये क्या होगी, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई बच गए। ओके क्लियर। अब आप देखिए, आप कहेंगे ये क्या हुआ, एक्स और वाई कहाँ से आ गया। अब हम एक बार बैक टू डायग्राम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आर है, यदि आप इसको रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और वर्टिकल में, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स, वर्टिकल क्या हो जाएगा, वाई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, वाई अलोंग दिस। क्लियर। अब आपको मैंने पहले भी बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जस्ट अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई आ गया, यहाँ तक बताइए क्लियर। अब आल्सो एक्स किसके इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा, वाई क्या होता है, आर साइन थीटा। अब देखिए हम डिफ्रेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी कर देते थे, लेकिन यहाँ टाइम तो है नहीं, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, कौन चीज़ चेंज हो रही है, एंगल। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल, डी बाई डी थीटा दोनों तरफ, इस तरीके से इधर। अब आर क्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, आर बाहर आ जाएगा बेटा, डी बाई डी थीटा कोस थीटा का हमेशा याद रखना। डिफ्रेंशिएशन में यहाँ बता देता हूँ आपको, डी बाई डी थीटा, यदि कोस थीटा का, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ जाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। डी अपॉन में डी थीटा, यदि आप साइन का करेंगे, कुछ टर्म्स हैं जो स्कूल खुलेंगे फिर आपको करके भी दिखाएंगे, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, प्लस कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा के डिफ्रेंशिएशन पे क्या रख दिया, माइनस साइन, और साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन में क्या रख दिया, कोस। तो अब आपको देखिए डी, ये डी थीटा ऊपर ले जाइए, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, आर कोस थीटा डी थीटा। अब आपको पता है ये आर साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई के। तो डी एक्स इक्वल टू क्या रख दिया, माइनस तो है ही, इसके प्लेस पर क्या रख दिया, वाई डी थीटा। डी वाई आर कोस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, इसके प्लेस पर क्या रख दिया, एक्स। तो डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स डी थीटा, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई डी थीटा। अब ये जो सेकंड और थर्ड टर्म्स आई है, इसको इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू
एफ एक्स तो एज इट इज, डी एक्स के प्लेस पर क्या रखती है माइनस वाई डी थीटा प्लस एक्स एफ वाई डी थीटा, एफ वाई एज इट इज, डी वाई के प्लेस पर क्या रख दिया एक्स डी थीटा। ओके, बस अब सिंपली आर्टिकल रह गया ये, यही मेन आर्टिकल है इसका जो आपको ध्यान से देखना है, बाकी सब इजी आर्टिकल्स हैं इसमें। डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब आप देखिए दोनों में डी थीटा कॉमन आ सकता है, पॉजिटिव वाली टर्म्स पहले ले ली, नेगेटिव वाली बाद में ले ली, तो दोनों में से डी थीटा कॉमन ले लिया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। और बेटा जो ये फैक्टर्स है ये क्या होता है टॉर्क होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पुट कर दिया दिस फैक्टर इक्वल टू दिस। अब देखिए इसमें एक्स और वाई आया है, जेड नहीं आया, तो ये कंपोनेंट क्या होगा जेड कंपोनेंट होगा टॉर्क का, भी आप आगे देखेंगे भी, इसको हम टॉर्क जेड भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्स और वाई की बात होगी तो जेड बोलेंगे, क्योंकि आपने देखा था ये किस प्लेन में रोटेट कर रहा था एक्स वाई प्लेन में। तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क इनटू में क्या आ गया डी थीटा। जब भी लीनियर फोर्स एक्ट करता है तो आपने देखा था एफ इक्वल टू क्या आया था डी आर, एफ के प्लेस पर रोटेशनल मोशन में क्या हो गया टॉर्क आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। डी आर क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डी थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं थीटा से। तो जब हम लीनियर फोर्स की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा, जब रोटेशनल फोर्स की, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी रोटेट करेगी तो फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से। टॉर्क क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखें। तो ये फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए है वर्क का, एफ के प्लेस पर टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ओके।